हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख में। तो भाई कैसे हैं सारे बच्चे, जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दो कि क्या हालचाल है सारे बच्चों के। ठीक है, तो अभी तक जो सब पढ़ा समझ में आया भाई सबको? नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट करके बता दो कि सर ये चीजें नहीं समझ में आ रही है। बिल्कुल आपको रिपीट करके सभी चीजें फिर से बता दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर करा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। ठीक है, तो आज भाई हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लेके आए हैं। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो अभी तक बच्चे हमने संख्याओं का परिचय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण देख लिया था। भाई अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पिछले क्लास में देखा था। इस क्लास में उससे संबंधित हम अभ्यास प्रश्न भी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, कर्णी 3 का रूप जो है उसको यह सिद्ध करो कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे पहले मैंने आपको क्लास में कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए बताया था कि उसको कैसे सिद्ध करते हैं। उसी तरह कर्णी 3 वाला भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब थोड़े अलग प्रकार के सवाल आज हम देख लेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को। ठीक है, चलो भाई। तो अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण की क्लास जो थी कल की, उसमें हमने क्या क्या देख रखा था? उसमें मुख्य रूप से हमने ये देख रखा था कि यहाँ पे यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो कर्णी p एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, कर्णी p क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। करेक्ट है, ये रूप देखा था हमने और हमने किसका उदाहरण भी लिया था कि p एक अभाज्य संख्या है तो p बराबर चलो 2 ले लो, तो कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये मैंने आपको सिद्ध करके भी बता दिया था। करेक्ट, और कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन जो दिया था आपने हल कर लिया होगा, नहीं किया है हल तो भाई जैसे कर्णी 2 बना था सेम टू सेम कर्णी 3 भी बनने वाला है। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो क्वेश्चंस लेंगे वो थोड़े से उन क्वेश्चन से अलग होंगे जो हमने कल किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूप हमने अपरिमेय संख्या का देख लिया। इसके अलावा और रूप भी जानते हैं अपरिमेय संख्या का। जैसे अगर अपरिमेय संख्या की पहचान करनी हो तो दशमलव प्रसार वाले भी रूप हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या तब कहलाएगी जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। सर ये अशांत अनावर्ती क्या है? अशांत अनावर्ती का मतलब यह है कि भाई दशमलव के बाद संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, दशमलव के बाद संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही है और उन संख्याओं की आवृत्ति भी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी हम सीखने वाले हैं, लेकिन उसको सीखने से पहले हम टॉपिक में जाएंगे, वो होगा परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। तो जहां पे हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार पढ़ेंगे वहां पे ही हम इसे जल्दी से सीख लेंगे, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार रूप को। ठीक है, तो भाई आज हम जो अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं चलो वो हम जल्दी से कर लेते हैं। ये करने से पहले हमने एक प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, कौन सा प्रमेय था वो? प्रमेय 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था आपको कि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a वर्ग को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a धनात्मक पूर्णांक है। तो बच्चे ये प्रमेय सभी के सभी बच्चे अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। जैसे कर्णी 2 को हल करने में, कर्णी 2 को यह सिद्ध करने में कि वह एक अपरिमेय संख्या, आपको ये काम आया था। वैसे ही और भी अभाज्य संख्याओं के लिए अगर क्वेश्चन आए, अभाज्य संख्या को कर्णी के अंदर में रख के क्वेश्चन आए तो आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे अच्छे से याद रखना। अब अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि 5 ऋण कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? बेटा मैंने क्या बताया था आपको? विरोधोक्ति विधि बताया था। सबसे पहले क्या करते हैं, एक शर्त मान लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे एक शर्त मान लेंगे। क्या मान लेते हैं भाई? सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसका उल्टा मान लेते हैं। माना 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया? परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिया, परिमेय संख्या है। करेक्ट। अतः 5 ऋण कर्णी 3
बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P बटे Q के रूप में, जहां Q जो है बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब सभी अच्छे से जानते हो कि परिमेय संख्या के लिए जो P बटे Q का रूप है वहां P और Q क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है, कोई भी पूर्णांक संख्याएं हैं P और Q में, यहां पे अगर इसका हम सरलतम रूप देखेंगे तो जो P और Q है वो अंततः आपको किस रूप में मिलेगा, सहअभाज्य संख्याओं के रूप में मिलेगा। और मैंने आपको सहअभाज्य संख्याएं भी समझाई थी। तो एक बार जल्दी से फिर से जो एग्जांपल मैंने कल लिया था उसको मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि यदि मैं ले लूं 15 बटे में 12, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 5 गुणित 3 और 4 गुणित 3। ठीक है, ये आपका है बिल्कुल P बटे Q वाला रूप। ठीक है, अब यहां से देखो 3 उभयनिष्ठ है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बटे 5। करेक्ट, अब क्या आ गया, 4 और 5 आ गया। बेटा जो 4 और 5 है मैंने क्या बताया था आपको, यह सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो मैंने कल बताया था कि सहअभाज्य संख्याएं वह संख्या युग्म है, मतलब दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके आपस में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो सकता है। मतलब मैं 4 गुणित 1 5 गुणित 1 लिख सकता हूं। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या हो गया, एक हो गया, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलने वाला। तो यह क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। तो इस प्रकार यहां से भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऋण करनी 3 बराबर P बटे Q। P और Q यदि पूर्णांक संख्याएं हैं तो यहां से हम क्या कहेंगे, अतः यहां यदि P बटे Q बराबर A बटे B, A बटे B क्या है, सरलतम रूप, सरलतम रूप जहां A व B क्या है, वहां पर A व B सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। करेक्ट, A व B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो P बटे Q बराबर A बटे B कैसे लिख सकते हैं, सरलतम रूप है, जैसे कि 15 बटे 12 बराबर हमने 5 बटे 4 लिखा, वैसे इसको भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम, अतः यहाँ पे 5 ऋण करनी 3 बराबर A बटे B हो गया, जहां पे A व B क्या है, सहअभाज्य संख्या है। बेटा यहां पर देख सकते हो आप, A व B अगर सहअभाज्य संख्या तो हम क्या कहेंगे, A व B के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक प्राप्त होगा। करेक्ट, A व B अगर सहअभाज्य संख्या है तो A और B के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या प्राप्त होगा, केवल और केवल एक ही प्राप्त होने वाला है। ठीक है, चलो भाई अब यहां पर देखो, यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, 5 ऋण करनी 3। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, करनी 3 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, A बटे B को इधर पक्षांतर कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 5 ऋण A बटे B बराबर करनी 3। ये कैसे मिला हमें, पक्षांतर करने पर मिल गया। भाई 5 को देख सकते हो, इसको 5 बटे 1 का रूप भी देख सकते हो। समझ में आता है कि 5 बटे 1 या फिर जो 5 है यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है। वैसे A बटे B आपके क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो होमवर्क मैंने दिया था उसमें करनी 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या। करेक्ट, अब भाई परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, परिमेय संख्या मिलेगा। तो यहाँ इस पक्ष में परिमेय और इस पक्ष में अपरिमेय आ रहा है। अगर इसमें भी आपको कंफ्यूजन होता है तो चलो एक बार और इसको सरल कर लेते हैं। चलो एक बार और इसको सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, यहाँ से हो गया 5B और ऋण A हो गया। करेक्ट, बराबर क्या हो गया, करनी 3। अगर यहाँ भी कंफ्यूजन होता है तो यहाँ से समझ लो,
कि यहां पर देखो 5b ऋण b, b बेटा पूर्णांक है, a भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 5 गुणित b करोगे पूर्णांक मिलेगा, में से पूर्णांक घटाओगे तो ऊपर का जो पूरा भाग है क्या मिलेगा आपको, पूर्णांक मिलेगा। क्या मिल गया आपको, पूर्णांक। b की बात करें तो b भी आपको क्या मिल जाएगा, पूर्णांक मिल जाएगा। क्लियर है, b भी आपको क्या मिल जाएगा, पूर्णांक मिलेगा। ठीक है, जहां पे देख सकते हो कि b क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसका सीधा मतलब ये है कि भाई ये तो आपका एक परिमेय संख्या है। क्या हुआ, ये एक परिमेय संख्या है। क्लियर है सभी को, ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब बच्चे यहां पर देखो करनी 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या समझ में आता है यहां से, भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकते। परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, चूंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे अतः माना गया कथन, माना गया कथन असत्य है, असत्य है। चूंकि हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। करेक्ट, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या का, यही हमारा क्या है, विरोधाभास है। तो चूंकि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ तो हमारा माना गया कथन असत्य है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे भाई, आपका 5 ऋण करनी 3, इसलिए 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और भाई अगर ये परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः 5 ऋण करनी 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, क्या इतना सभी को क्लियर है भाई, ये एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, 5 ऋण करनी 3 दे देगा, 3 ऋण करनी तो 2 दे देगा, है ना। बहुत टाइप कैसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जहां पे एक आपको परिमेय संख्या और उसकी संक्रिया किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ दे सकती है। और भाई अंततः अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाओगे या अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाओगे या जोड़ोगे तो आपको क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। इस प्रकार का भी क्वेश्चन मिल सकता है जहां आपको परिमेय संख्या और गुणित अपरिमेय संख्या दे दिया हो, फिर आपको यहां पे भी सिद्ध करके बताना होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हल किए थे वैसे ही हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बच्चे मान लेना है कि भाई 3 गुणित करनी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो पहला स्टेप क्या कर लेंगे, सबसे पहले भाई एक कथन मान लेंगे जो इसके बिल्कुल विपरीत है, कि माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहां से सीधा सीधा एक चीज हम ये मान सकते हैं, तथा 3 करनी 2 बराबर a बटे b, जहां पे हम कहेंगे a व b क्या है, a व b सह अभाज्य संख्या है,
ए व बी सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर आप इतना लिखते हैं तब बहुत है, इनफ है कि ये आपस में सहभाज्य संख्या है, इसलिए उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो आपको केवल एक ही मिलेगा, आपको डिटेल में लिखने की भी जरूरत नहीं है, इतना इनफ है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, कर्णी 2 को एक पक्ष में रहने दो, बराबर ए बटे में क्या ले लिया हमने, 3b ले लिया। करेक्ट। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं लिखूं कर्णी 2 बराबर a बटे में 3b, तो जानते हैं भी कि यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पर क्या है, सहभाज्य संख्या है b के साथ। ठीक है, जहाँ पे a व b दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो a व b दोनों पूर्णांक भी तो हैं, तो इसलिए हम क्या कहेंगे भाई, a क्या है हमारा, पूर्णांक है, और हमारा b गुणित 3 है, 3 क्या है, पूर्णांक है, गुणा होके हमें अंततः क्या ही मिलेगा, पूर्णांक ही मिलने वाला है। ठीक है, पूर्णांक बटे में पूर्णांक हो गया, साथ ही साथ जो हमारा 3b है ये शून्य के बराबर भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो हर में है वो शून्य के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कहोगे कि ये जो है, ये जो पक्ष आपको दिख रहा है, ये पक्ष परिमेय संख्या का पक्ष है। इस पक्ष में हमें जो संख्या मिली परिमेय संख्या, लेकिन हमने पहले ही देख रखा है कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हम पहले से जानते हैं। अंततः हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर दिखाई दे रहा है परिमेय संख्या के, लेकिन ये आपस में बराबर होता नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या, करेक्ट। तो यहां से अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है किसके, परिमेय संख्या के, जबकि यहाँ पे तो हमें बराबर दिख रहा है। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो हमने कथन लिया था, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः लिया गया कथन या माना गया कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है, चूंकि विरोधाभास प्राप्त हुआ, चूंकि विरोधाभास प्राप्त हुआ। करेक्ट, करेक्ट है क्या, प्राप्त हुआ। अब अगर विरोधाभास प्राप्त हो गया और हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या सभी को ये क्लियर है, जल्दी से बता दो, फटाफट से कमेंट करेंगे सभी बच्चे और जल्दी जल्दी बता देंगे कि क्या इतना आप सभी को क्लियर है। क्या अब ऐसा क्वेश्चन आएगा सभी बच्चे सॉल्व कर लोगे बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है, चाहे आप 3 गुणित कर्णी 2 वाला ले लो, चाहे आप 4 गुणित कर्णी 3 वाला ले लो, भाई आपको संख्याएं बदल बदल के दे देगा और एक न एक क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि 3 गुणित कर्णी 2 किया है, मतलब एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या लेके आपस में गुणा कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, आपस में जोड़ के या घटा के भी पूछ सकता है। ये हर प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में आपको आता है दिक्कत तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स हमारा पूरा खुला हुआ है, कभी भी आप मन चाहे आपका कमेंट करो और बताओ भाई कि आपको किसी भी दिक्कत में प्रॉब्लम है, तो उस दिक्कत को एक दिन आराम से बैठ के साथ में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे यहां तक भाई हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और मैंने इससे पहले आपको एक होमवर्क दिया था कि कर्णी 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो वो होमवर्क आप कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तो मैंने जैसा कि आपको बताया, आपको अगर डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क देखो क्या है, बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं होमवर्क। तो आज इसलिए होमवर्क नहीं है क्योंकि आज का आपका ये होमवर्क है कि ऐसे जितने भी आपको संख्याएं दिखती है, जिसमें जैसे 3 ऋण कर्णी 2 वाला क्वेश्चन देखा, जैसे 3 गुणित कर्णी 2 वाला एक क्वेश्चन देखा, 5 ऋण कर्णी 3 वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, आप सॉल्व कर करके देखो।
आपका होमवर्क यही है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, जिसमें भी आता है डाउट मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास फिर आपकी यहीं तक की थी। आज की क्लास के बाद कल की क्लास में क्या देखने वाले हैं, तो परिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण हम देखने वाले हैं। देखेंगे भाई कि परिमेय संख्या आखिर होता क्या है, पहले तो पढ़ रखा है, दोबारा रिवाइज कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, ठीक है, उसको भी समझेंगे। कुछ प्रमेय आगे पढ़ने वाले हैं, उसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो सभी को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी फ्रेंड्स को बता देना कि भाई यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं डेली। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।